सेकंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंबई नगर महोदय, मुझे यह जानकर बहुत खेद हुआ है कि मेरे संशोधन ने जिस रूप में मेरे द्वारा इसे शब्दांकित किया गया है उसने एक गलत धारणा पैदा कर दी है और जो प्रभाव मैं इसके द्वारा उत्पन्न करना चाहता था उससे यह बहुत अलग है। मैं इस मौके पर एक ही बात कहना चाहूँगा। मैं मानता हूँ कि यह ऐसा अवसर नहीं है जब हम में से कोई भी इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ले। मैं यह बात फिर से कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि यह अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री ने अपना जवाब देते समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि उनको आपातकाल से निपटने के लिए हमने काफी अधिकार दिए हैं और जो अधिकार उनको मेरे संशोधन के द्वारा दिए गए हैं अपने आप में इतने व्यापक हैं कि इनसे वह उन व्यक्तियों से भी निपट सकते हैं जो बुरे इरादे रखते हो। महोदय, आपातकाल से निपटने के लिए यथासंभव व्यापक अधिकार गृह मंत्री को दे देने के बाद इस पक्ष के सदस्यों को समान अवसरों से निपटने के लिए उन्हें अधिकार देने के मामले में छिद्रान्वेषण का रवैया अपनाना बिल्कुल सही है। वह पूरी तरह इस बात को भूल गए हैं कि विचाराधीन विधेयक समान अवसरों के लिए अधिकार देता है। इसका असमान अवसरों से कोई संबंध नहीं है और इसलिए मुझे ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई देती जिसमें मेरे संशोधन के तहत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए पुलिस आयुक्त परिस्थिति से निपटने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार करना जनता और सभी संबंधित वर्गों के हित में ही होगा। महोदय, मेरा कहना यह है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और विधेयक नागरिकों की स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह एक
ऐसा प्रमुख अवसर है जिस पर सभी तरफ से यथासंभव सहमति होनी चाहिए। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए, जैसा कि मैंने नहीं बनाया है, और इस संशोधन को स्वीकार करने महोदय मैं अपने माननीय मित्र श्री चुंद्रीगर और श्री बोले के संशोधन को स्वीकार करता हूं। माननीय के मुंशी, यह प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। हमने प्रत्येक शब्द की जांच की है, हर सुझाव के आशय पर विचार किया है। इसके बाद किसी व्यक्ति को आदतन संलग्न होने के विषय में कोई शंका नहीं रह गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी कभी बेहतर विचार फिर से आते हैं। माननीय के मुंशी महोदय, जैसा कि मैंने कहा, यह प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। प्रश्न विचारों की भिन्नता का है, क्योंकि अगर प्रत्येक मामले में हमें यह पता लगाना है कि क्या मामलों में अंतर्ग्रस्त व्यक्ति आदतन शामिल है या नहीं, इसमें पहली बार जो संलिप्त हुआ है वह तो बच जाएगा, यह धारा को बेअर्थ बना देगा और पुलिस आयुक्त या सरकार की मौजूदा धारा के तहत जो स्थिति है वह उलझन हो जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे माननीय मित्र को यह समझना चाहिए कि इस पक्ष का कोई भी सदस्य गिरोहों से निपटने के लिए अधिकारों का उपयोग करने के विरुद्ध नहीं है। वास्तव में विपक्ष कहता है कि गिरोहों को रखें। अगर आप गिरोहों से निपटने के लिए कोई संशोधन करना चाहते हैं तो मैं इसका समर्थन करने को तैयार हूं। मुझे उसमें थोड़ी भी आपत्ति नहीं है। मुझे याद है कि विपक्ष के एक नेता ने कहा था कि गिरोह से निपटने के लिए अधिकार दिए जाने चाहिए, लेकिन आप व्यक्तियों से निपटने के लिए अधिकार चाहते हैं और इसलिए हम ये बंधन लगा रहे हैं। अगर हमें सभी उपायों से गिरोहों से निपटना है तो किसी को इस आशय का संशोधन लाने दीजिए और मैं समर्थन करूंगा। शर्त यह है कि वह विवेक सम्मत संशोधन हो। यहाँ आप व्यक्तियों के संबंध में बात कर रहे हैं। महोदय, अगर आप चाहें तो हम कुछ देर और रुक जाएं और बहस कर लें। श्री एस झाओवाला महोदय, यह मेरे द्वारा प्रस्तावित
त्रिवर समिति की उपयोगिता को दर्शाता है। माननीय के मुंशी महोदय, मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ, किंतु इस प्रकार के विषय के लिए स्थगन का कोई लाभ नहीं है। मैं संशोधन के प्रस्तुतकर्ता महोदय को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि उसमें आदत शब्द रखकर उन्होंने इस धारा के परिचालन को व्यवहारिक रूप में पूर्णतः प्रभावहीन बना दिया है। जब तक कि वह इस आदत शब्द को नहीं हटाते, मैं इस पर आगे विचार नहीं कर सकता। अगर वह इस धारा में आदत शब्द को बनाए रखना चाहते हैं तो धारा लगभग निरर्थक ही हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ स्थगन का कोई लाभ नहीं है, कोई सामान आधार ही नहीं है। माननीय अली मोहम्मद खां दहलवी पुष्पक के मवाली का वर्णन किया गया है। माननीय के मुंशी एक पक्का मवाली अनिवार्यतः ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आदतन गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। यह धौंस देने वाला या दादा के अर्थ में मवाली हो सकता है। सदस्य मेरी बात से यह आशय निकाल रहे हैं जो मेरा कभी नहीं रहा। जब मैंने पक्का मवाली कहा तो मैंने यह नहीं कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो आदतन गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न है। माननीय अली मोहम्मद खान दहलवी महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब मंत्री महोदय ने पक्का मवाली कहा था तभी हम समझ गए कि उनके अपने दिमाग में मवालियों की कई कोटियां रही हैं। माननीय श्री के मुंशी, मैं इससे सहमत हूँ। मवाली भी कई प्रकार के हो सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निश्चित रूप से मंत्री महोदय उस आदमी के मामले पर विचार करना नहीं चाहते जिसने कभी कोई छिटपुट अपराध किया हो। माननीय श्री के मुंशी, मैंने माननीय सदस्य को उस गिरोह का उदाहरण दिया था जो कलकत्ता से आया था। उसमें 11 आदमी ऐसे थे जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन जो किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होने वाले थे। पुलिस की सतर्कता के बावजूद कलकत्ता में उन्हें अपराधी सिद्ध नहीं किया जा सका। उनमें से कुछ ऐसे आदमी थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर वे लोग कलकत्ता में अपराध करते रहे थे तो वे आदतन अपराधी रहे होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई बंबई में ही आदतन अपराध करता हो। माननीय श्री के मुंशी उनको गैर कानूनी काम करने के लिए दोषी नहीं
ठहराया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपने संशोधन के शब्द विन्यास की तरफ आकर्षित कर सकता हूँ? वह यह है जो इतना दुस्साहसी और खतरनाक है कि उसका शहर में मुक्त रहना संकट पैदा करने वाला है। गिरोह का कोई भी सदस्य इसके तहत आ जाता है। माननीय श्री के.एम. मुंशी, अगर माननीय सदस्य धैर्य रखे तो मैं उन्हें बताऊंगा। जैसा कि मैंने गिरोह के नेता का उदाहरण दिया, वह दुस्साहसी नहीं भी हो सकता है। वह शायद कलकत्ता में मोटर कार में घूम रहा था। वह यूरोपीय था और बंबई के शब्द समाज में स्वीकृत था, लेकिन वह उस अर्थ में दुस्साहसी नहीं था कि एक लाठी लेकर रास्तों पर दौड़ता फिरे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन वहाँ खतरनाक शब्द भी है। माननीय श्री के.एम. मुंशी, अब महोदय, खतरनाक शब्द का क्या अर्थ होता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैंने धारा में प्रयुक्त शब्द लिए हैं और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे शब्द पूरी तरह समझ में आने वाले हैं। माननीय श्री के.एम. मुंशी महोदय, दुस्साहसी और खतरनाक शब्द उन दादा लोगों के लिए है जो बेकाबू हैं या लोगों को धमकाते हैं या शारीरिक अर्थ में खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। वे जालसाज गिरोह के नेता पर लागू नहीं होते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन इन पर तो अलग से एक पूरा अध्याय है जिसमें इस पर पूरा विचार गया है। जैसे भारतीय दंड संहिता का अध्याय 16, जिसे मैंने छोड़ दिया है। माननीय श्री के.एम. मुंशी, लेकिन आपने कहा है अब तक संलिप्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, मैं सदन के सामने इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि जो शब्द मैंने अब प्रस्तावित किए हैं, उनसे इस धारा के क्षेत्र के अंतर्गत केवल कुछ खास किस्म के लोग ही आ सकेंगे और उन लोगों के बहुत सारे मामले इसके अंतर्गत नहीं आएंगे जो मौजूदा धारा के अंतर्गत आ जाते हैं। माननीय श्री के.एम. मुंशी महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने खुद स्वीकार किया है कि वे सब विधेयक के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। यदि ऐसा ही है तो इस विधेयक का कोई मतलब नहीं होगा। अगर वह धारा को उस हद तक मंद कर देते हैं तो इस विधेयक को जिस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था उसके लिए यह एक बेकार हथियार सिद्ध होगा। इसलिए मेरे लिए इस संशोधन को स्वीकार करना संभव नहीं है।
माननीय अध्यक्ष, अब मुझे संशोधन और संशोधन के संशोधनों को सदन के सामने रखना है। पहले मैं संशोधन के संशोधनों को लूंगा। इसलिए सबसे पहले मैं श्री भोले का संशोधन, जो डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन में संशोधन करने से संबंधित है, सदन में मत के लिए रखूंगा। क्या इसे पढ़ने की मुझे जरूरत है? माननीय सदस्य, नहीं। इसलिए अब मैं प्रश्न रखूंगा। प्रश्न रखा गया। माननीय अध्यक्ष, यह विरोध कर्ताओं के पक्ष में रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, यह केवल इरादा प्रकट करने का प्रश्न था। यह कोई ठोस संशोधन नहीं है। माननीय अध्यक्ष, यह ठोस नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य, डॉक्टर अंबेडकर के संशोधित संशोधन को अंत में सदन के सम्मुख रखना होगा। इसलिए इससे किसी भी तरह से कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं पुनः एक बार ध्वनि मत लूंगा। संशोधन रखा गया और अनुमोदित हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बंबई नगर। मैं अपने माननीय मित्र श्री चुंदरीगढ़ द्वारा प्रस्तावित संशोधन का समर्थन कर रहा हूँ। संशोधन अपेक्षा करता है कि पुलिस आयुक्त अपने कब्जे के लिए गए सामान पर कोई कार्रवाई करे, इससे पहले उसे उस व्यक्ति को जिसे वह निर्वासित करना चाहता है, मजिस्ट्रेट के सम्मुख सामग्री सहित पेश करें और जब तक मजिस्ट्रेट संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक कोई कार्रवाई न करें। स्पष्टतः इस संशोधन का उद्देश्य एक और रक्षोपाय के रूप में यह देखने के लिए है कि पुलिस आयुक्त कोई मनमानी तो नहीं कर रहा है। महोदय, क्या यह संशोधन जो रक्षोपाय के रूप में है उन लोगों पर ऐसी कार्रवाई करता है जिसमें जायज़ी होती हो, अथवा क्या यह अनावश्यक मामला है जिसे मेरा विचार है कि तुलनात्मक रवैया अपनाने पर ठीक से समझा जा सकता है। अब मैं उन क्रांतिकारियों का मामला लेता हूँ जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे होते हैं। यह स्पष्ट है कि इस विधेयक का संशोधन जिन लोगों से निपटने के आशय से प्रस्तुत किया गया है वे इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना क्रांतिकारी है। स्पष्टतः उन्हें क्रांतिकारियों से ज्यादा रक्षोपाय और ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। अब हम यहाँ एक क्षण के लिए रुककर पूछें कि क्रांतिकारियों के खिलाफ भारत के कानून में क्या रक्षोपाय थे। मैं इस संबंध में इतिहास में नहीं जाना चाहता, किंतु मेरे सामने उस राजद्रोह समिति
सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट है, जिसे भारत सरकार ने 1913 में नियुक्त किया था। उसके विषयों में कहा गया है कि भारत में आंदोलन की मौजूदगी पर सूचना देना, आपराधिक षड्यंत्रों से निपटने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की जांच करना और ऐसे अपराधियों को दंड देने के उपायों का सुझाव देना मेरे लिए भारत के क्रांतिकारी कार्यों में जाना अनावश्यक है, जिस पर समिति ने विस्तार से विचार किया है। इस उद्देश्य के लिए जो प्रासंगिक है वह है राजद्रोह समिति द्वारा सुझाया गया रक्षोपाय। सदन इस समिति के गठन के बारे में जानने के लिए उत्सुक होगा, इसलिए मैं उन भद्र पुरुषों के नाम उद्धृत करता हूँ जिन्हें मिलाकर यह समिति बनी थी। सम्राट पीठ के जज न्यायमूर्ति श्री रोले, बंबई के मुख्य न्यायाधीश माननीय बेसिल स्कॉट, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीवान बहादुर सीवी कुमार स्वामी शास्त्री, संयुक्त प्रांत के राजस्व बोर्ड के सदस्य माननीय बर्नी लॉवे और श्री सीजी मित्तल। समिति में बहुत बड़ी संख्या में वे लोग थे जिनकी मानसिकता न्यायिक थी। यह एक तथ्य कि उस पूरी अवधि के दौरान जिसमें भारत सरकार क्रांतिकारी गतिविधियों से निपटना चाहती थी, उन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था कि क्रांतिकारियों को दंडित करने से पहले एक अभिकरण के द्वारा न्यायिक जांच अवश्य कराई जाए। उनके साथ अदालती न्याय कभी नहीं किया गया था। तर्क यह था कि अभिकरण भारत सरकार की कार्यपालिका में जो व्यक्ति काम करते थे उनसे बना था। समिति पैरा 182 में कहती है, हालांकि हम लोग डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत स्थापित क्रियाविधि का सिद्धांत रूप में अनुमोदन करते हैं, तब भी हम मानते हैं कि इन अधिनियमों द्वारा गठित अभिकरणों को अब बदल देना चाहिए। हमें यह अनुचित लगता है कि इन अभिकरणों में ऐसे व्यक्ति हों जो पहले से ही न्यायपालिका के सदस्य नहीं है, बल्कि किसी खास मामले के उद्देश्य से कार्यपालिका द्वारा चुने गए हैं। हम लोगों ने जो कुछ देखा उससे ऐसा नहीं लगता कि अभी तक नियुक्त विशेष अभिकरण अभियुक्त के प्रति पक्षपातपूर्ण रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि आपत्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यदि अपील करने का अधिकार छीना जाता है तो
अभिकरणों के पास अधिकतम शक्ति और अधिकार होने चाहिए। अगर यह रक्षोपाय यह देखने के लिए आवश्यक है कि क्रांतिकारियों के प्रति कठोर व्यवहार और अन्याय नहीं होना चाहिए, तो मेरा निवेदन है कि सामान्य बुद्धि वाला प्रत्येक आदमी सोचेगा कि विधेयक में वर्णित लोगों के लिए जायजा रक्षोपाय की आवश्यकता है। आखिरकार संशोधन की क्या मांग है? संशोधन यह नहीं चाहता कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाकर पुलिस आयुक्त उसे नगर से निकाल देना चाहता है, उसकी जांच करने के लिए मजिस्ट्रेटों से गठित अभिकरण हो, ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। और न ही संशोधन यह मांग करता है कि मजिस्ट्रेट के सामने सामग्री पेश किए जाने पर उसकी जांच इस प्रकार की जानी चाहिए मानो यह मुकदमा हो। संशोधन में यह अपेक्षा नहीं की गई है कि पुलिस आयुक्त मजिस्ट्रेट के सामने जब सामग्री पेश करता है तब यह जानकारी देने वालों का नाम प्रकट करें। इस प्रकार की कोई मांग नहीं रखी गई है। संशोधन बहुत ही नरम है। यह मजिस्ट्रेट से अपेक्षा नहीं रखता कि वह पुलिस आयुक्त द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर फैसला दे। इससे जो कुछ अपेक्षा रखी गई है वह यह है कि मजिस्ट्रेट इसकी जांच कर सकता है और यह प्रमाण पत्र दे सकता है कि यह संतोषजनक मामला है, जिसके अनुसार पुलिस आयुक्त यदि चाहे तो कार्रवाई कर सकता है। महोदय, अब मैं हर दृष्टि से यह कहने के लिए तैयार हूं कि यह रक्षोपाय सबसे नरम है जिसे मुहैया किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस तथ्य के मद्देनजर माननीय सदस्य श्री पाटकर का संशोधन अभी पारित हो गया है और पुलिस आयुक्त के अधिकार और जायदाद व्यापक हो गए हैं, जो कि मेरे संशोधन के पारित होने की स्थिति में इतने व्यापक नहीं होते। विपक्ष और समूचे सदन पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि क्या इस छोटे रक्षोपाय मैं इसे बहुत छोटा रक्षोपाय कहता हूँ का प्रावधान विधेयक में किया गया है ताकि यह देखा जा सके कि पुलिस आयुक्त मनमाने ढंग से व्यवहार न करे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य श्री पाटकर के संशोधन को स्वीकार करके हमने जो किया है वह है कि पुलिस आयुक्त के लिए निर्देश के रूप में ऐसे मामले
निर्दिष्ट ये हैं जिनमें वह उन अधिकारों का उपयोग कर सकता है जो उसे दिए गए हैं। इस निर्देश के अनुसार वह अपने अधिकारों का उपयोग केवल उन्हीं मामलों में करेगा जिनमें उसके विचार में गवाह किसी व्यक्ति के खिलाफ खुलकर गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। वही उसको दिया गया निर्देश यह है कि उसे केवल उन मामलों में अपने अधिकारों का उपयोग करना है जिनमें गवाह सुरक्षा कारणों से गवाही देने के लिए आगे आना नहीं चाहते। उपखंड 2 में यह विधेयक एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित करता है जिसका अनुपालन आयुक्त को करना होता है और वह इस प्रकार है। सबसे पहले आयुक्त को आरोप का विवरण देना होता है। दूसरे, आयुक्त के आरोप के बारे में संबंधित व्यक्ति को सफाई देने का मौका देना होता है और तीसरे, उस संबंधित व्यक्ति को अपने गवाह लाने का एक मौका देना पड़ता है। उपखंड 6 का संबंध पुलिस आयुक्त के द्वारा दिए गए आदेश पर फौजदारी अदालत द्वारा सवाल उठाने से है। यह धारा क्या कहती है? यह धारा केवल यह कहती है अदालत को यह देखने का अधिकार होगा। इसे मैं सरल रूप से रख रहा हूं कि क्या इस विधेयक में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है या नहीं। प्रक्रिया के रूप में अनुसरण करने के लिए पुलिस आयुक्त से जो पहली बात कही गई है वह आरोप का विवरण प्रस्तुत करने से संबंधित है। दूसरे, उसे संबंधित व्यक्ति को आरोप पर सफाई के लिए मौका जरूर देना चाहिए। तीसरे, यह एक ऐसा मुद्दा है जो मूल रूप में छोड़ दिया गया था, किंतु उच्च न्यायालय के निर्णय का एक हिस्सा था यह कि आयुक्त के पास सामग्री जरूर होनी चाहिए। अब यह मुद्दा माननीय सदस्य श्री पाटकर के संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया है। अब मेरा निवेदन यह है कि हमने खंडों के द्वारा यह भी जोड़ा है कि हमने पारित किया है कि इस अधिकार का उपयोग केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जिनमें गवाह सुरक्षा कारणों से पेश होना नहीं चाहते। माननीय सदस्य श्री भोले के संशोधन का उद्देश्य एक और आधार को जोड़ना जिससे उच्च न्यायालय आदेश को रद्द कर सके। चूंकि उपखंड में शब्दों में अभिव्यक्ति कर दी गई है, इसलिए किसी व्यक्ति को आरोप की तफसील न दिए जाने और उस पर
लगाए गए आरोपों पर सफाई देने का मौका न दिया जाने या उसकी अथवा उसके गवाहों की सुनवाई न किए जाने की स्थिति में उच्च न्यायालय आदेश को रद्द कर सकता है। और अंत में श्री ऑक्सफर के संशोधन के अनुसार पुलिस आयुक्त के पास ऐसी कोई भी सामग्री नहीं थी जिसके आधार पर वह आदेश दे सकता। माननीय सदस्य श्री भोले यह जोड़ना चाहते हैं कि माननीय सदस्य श्री ऑक्सफर के संशोधन के पहले भाग में दी गई शर्त अर्थात यह कि गवाही देने के लिए आगे आना नहीं चाहते भी एक आधार बन सकती है जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट आदेश को रद्द कर सकता है। इस तरह मजिस्ट्रेट के अधिकारों पर सीमा नहीं लगाई गई है। इसमें एक प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है और यह खंड समग्रतः यह बताता है उच्च न्यायालय या मजिस्ट्रियल कोर्ट यह देखेगा इन सब प्रक्रियाओं का अनुसरण पुलिस आयुक्त द्वारा किया जा रहा है। ना तो माननीय सदस्य श्री ऑक्सफर और ना ही यहाँ कोई व्यक्ति चाहता है कि उच्च न्यायालय या मजिस्ट्रियल कोर्ट सामग्री की विश्वसनीयता के प्रश्न पर निर्णय ले। इसके लिए कुल मिलाकर यह देखना आवश्यक है कि आयुक्त के पास सामग्री थी। इसी प्रकार श्री भोले कहना चाहते हैं कि अदालत यह देखे कि पुलिस आयुक्त ने प्रस्ताव में इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि क्या गवाह आने को तैयार है। उच्च न्यायालय या मजिस्ट्रियल कोर्ट इन प्रश्न पर अड़ंगा नहीं लगा सकते कि गवाह आने को तैयार क्यों नहीं है। यह भी अड़ंगा नहीं लगाया जा सकता कि आधार संतोषप्रद नहीं है। निर्णय का अंतिम अंश पुलिस आयुक्त के हाथ में है। माननीय श्री भोले का संशोधन है कि वह इस खंड में उस शर्त को लाना चाहते हैं जिसे हमने माननीय सदस्य श्री ऑक्सफर के संशोधन को पारित करके शामिल कर लिया है और जो प्रक्रिया संबंधी शर्त है ताकि विधेयक अपने में पूर्ण हो जाए। हमारे द्वारा पारित संशोधन और माननीय सदस्य श्री भोले के संशोधन के बीच कोई टकराव नहीं है। आवश्यकता इस बात है कि आयुक्त के हिसाब से शब्दावली जोड़ी जाए। मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।